हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम महासागरीय जल संचलन के अंतर्गत महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महासागरीय धारा, तो सबसे पहले देखेंगे कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। देखिए, महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर एक निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर एक निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह के समान है। अर्थात जैसे स्थल भागों में नदियां बहती है, वैसे ही महासागरों में महासागरीय धाराएं बहती हैं, लेकिन स्थलीय नदियों की अपेक्षा महासागरीय धाराएं कहीं अधिक विशाल होती हैं। अब है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल या कारक। देखिए, महासागरीय धाराओं को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक बल। प्राथमिक बल में वे बल आते हैं जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्राथमिक बल वे बल होते हैं जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं, जबकि दूसरे बल द्वितीयक बल होते हैं जो जल की गति या प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। तो महासागरीय धाराओं को दो बल या दो कारक प्रभावित करते हैं, प्राथमिक बल और द्वितीयक बल। प्राथमिक बल जल की गति को प्रारंभ करते हैं, जबकि द्वितीयक बल जल की गति या प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अब हम पहले अध्ययन करेंगे प्राथमिक बलों का। प्राथमिक बल में सबसे पहला बल या कारक है सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा से जल कैसे गतिमान होता है, तो सौर ऊर्जा से जल गर्म होता है। सौर ऊर्जा से जल गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास, भूमध्य रेखा के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। देखिए, सौर ऊर्जा के कारण, सूर्यताप के कारण जल गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। इसलिए भूमध्य रेखा के पास वाला जो महासागरीय जल है वो मध्य अक्षांशों के अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण, अर्थात जब वो गर्म होकर फैलता है तब बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है और जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। जब जल गर्म होकर फैलता है तो इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है और जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार जल गतिमान होता है। दूसरा कारक है वायु या पवने। देखो, महासागरीय सतह पर बहने वाली वायु जल को गति प्रदान करती है। जब वायु महासागरीय सतह पर बहती है तो वो जल को भी गति प्रदान करती है, अर्थात जल को भी अपने साथ प्रवाहित करती है, जिससे जल गतिमान होकर बहने लगता है। तो इस प्रकार वायु जल को गति प्रदान करती है। तीसरा कारक है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल एकत्रित होकर नीचे बैठने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के कारण जल एकत्रित होकर नीचे बैठने लगता है और इस एकत्रित जल से, जब जल एकत्रित होकर नीचे बैठने लगता है तब दाब प्रवणता में अंतर आता है, और जब दाब प्रवणता में अंतर आता है तो जल गतिमान होता है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल भी प्राथमिक बलों में शामिल है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल। देखिए, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल गति की दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल गति की दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार जल के चारों ओर बहाव को, अर्थात जब जल एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता है, वृत्ताकार रूप में प्रवाहित होता है,
तो उस बहाव को वलय या जाइरेज कहा जाता है। देखिए, कोरियोलिस बल के कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें वलय या जाइरेज कहा जाता है। अब है द्वितीयक बल। द्वितीयक बलों में सबसे पहला बल है घर्षण बल। देखिए, जब वायु पानी की सतह पर प्रवाहित होती है, अर्थात जब वायु महासागरीय सतह पर प्रवाहित होती है, तब पानी और वायु के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो जल की गति को प्रभावित करता है। देखिए, घर्षण बल के कारण जल की गति प्रभावित होती है। जब वायु पानी की सतह पर प्रवाहित होती है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो जल की गति को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है घनत्व। देखिए, जल के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। जब जल के घनत्व में अंतर आता है तो महासागरीय जल धाराओं की गति प्रभावित होती है। अर्थात जब जल का घनत्व अधिक होता है तो जल धाराओं की गति कम होती है, और कम घनत्व वाले जल में महासागरीय धाराओं की गति अधिक होती है। अब अन्य कारक जो है ताप या लवणता, ये अन्य कारक हैं। ये कारक भी जल की गति को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं कि जब जल अधिक गर्म होता है तो वो हल्का होता है, तो घनत्व भी कम होता है। जब जल का तापमान कम होता है तो वो ठंडा जल भारी होता है, तो उसका घनत्व अधिक होता है। इसी प्रकार जब जल में लवणता अधिक होती है, अधिक खारा जल अधिक घनत्व वाला होता है, जबकि कम खारा जल कम घनत्व वाला होता है, और घनत्व गति को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ताप, लवणता, ये आदि कारक भी जल की गति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हिम का पिघलना, वर्षा, वाष्पीकरण आदि ऐसे कारक हैं जो जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। देखिए, इनके अलावा कुछ अन्य कारक हैं, जैसे हिम का पिघलना। जब बर्फ पिघलकर महासागरों में आता है तो ताजे जल के कारण उनकी लवणता, उस क्षेत्र की लवणता कम हो जाती है। यही वर्षा पर भी निर्भर करता है। जब वर्षा होती है या वर्षा का जल महासागरों में पहुंचता है तो आसपास के क्षेत्रों में लवणता कम हो जाती है, और जब वाष्पीकरण अधिक होता है या वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प का रूप लेकर उड़ जाता है तो बचे हुए जल में लवणता का स्तर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये ऐसे कारक हैं जो जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जल की गति को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट रूप से हिम का पिघलना, वर्षा, वाष्पीकरण आदि ऐसे कारक भी जल की गति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। अब है महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने महासागरीय धाराओं को की गति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं। अब हम महासागरीय धाराओं की विशेषताएं देखेंगे। देखिए, धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। महासागरीय धाराओं की जो पहचान है वो उनके प्रवाह से है। अब प्रवाह क्या होता है? देखो, धारा की गति को धारा का वाह, प्रवाह या ड्रिफ्ट कहा जाता है। अर्थात धारा की गति को ही उसका वाह या उसका प्रवाह या ड्रिफ्ट कहा जाता है। और जो धारा का प्रवाह या ड्रिफ्ट है उसे नॉट में मापा जाता है। अर्थात धारा की गति को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध, नेक्स्ट विशेषता देखिए, धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। अर्थात कोई धारा कितनी शक्तिशाली है या कितनी कमजोर है, ये उसकी गति से पता चलता है। ये उसकी गति पर निर्भर होता है कि कोई धारा शक्तिशाली है या नहीं। धारा की गति जितनी अधिक होगी, धारा उतनी ही शक्तिशाली होगी, और धारा की गति जितनी कम होगी, धारा कमजोर होगी। नेक्स्ट है सतह के निकट। देखिए, महासागरीय सतह के निकट धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। अर्थात यहाँ अधिक गति से बहती है। सतह पर इनकी गति, महासागरीय सतह पर धाराओं की गति
5 नॉट से अधिक होती है। जबकि गहराई में, अगर महासागर में हम गहराई में जाएं तो गहराई में धाराओं की गति कम हो जाती है, जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। तो सतह पर धाराओं की गति अधिक होती है, जो 5 नॉट से भी अधिक होती है, और जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं धाराओं की गति कम होती जाती है। गहराई में धाराओं की गति 0.5 नॉट से भी कम होती है। ये थी महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। अब है महासागरीय धाराओं के प्रकार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देखते हैं अब महासागरीय धाराओं के प्रकार कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है। देखिए, महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला है गहराई के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण है तापमान के आधार पर। तो गहराई के आधार पर धाराएं 2 प्रकार की होती है। पहली है ऊपरी या सतही जलधारा और दूसरी है गहरी जलधारा। देखिए, गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी या सतही जलधारा और गहरी जलधारा। जबकि तापमान के आधार पर भी महासागरीय धाराओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो गहराई के आधार पर पहली जलधारा है ऊपरी या सतही जलधारा। ऊपरी या सतही जलधारा क्या होती है? तो महासागरीय जल का 10% भाग, संपूर्ण महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। अर्थात महासागरीय जल का जो 10% भाग है वो ऊपरी या सतही जलधारा के रूप में होता है। ये धाराएं अर्थात ऊपरी या सतही जलधाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। दूसरी है गहरी जलधारा। तो गहरी जलधारा में देखिए, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। गहरी धाराएं महासागरों में गुरुत्व व घनत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। गहरी धाराएं महासागरों में गुरुत्व भिन्नता और घनत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, अतः गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे बैठता है। देखिए, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होता है तो तापमान कम होने के कारण जल का घनत्व अधिक होगा। अधिक घनत्व वाला जल अधिक भारी होता है तो वो नीचे बैठता है, और जब वो नीचे बैठेगा तो गहरी जलधाराएं बहेंगी। नेक्स्ट है तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठंडी जलधारा के बारे में। देखिए, ठंडी जलधाराएं गर्म क्षेत्रों में ठंडा जल लाती है। ये धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाला जल नीचे बैठता है। देखिए, ध्रुवों के पास वाला जल जब नीचे बैठता है तो ठंडी धाराओं की उत्पत्ति होती है, और यह जल नीचे बैठकर धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर गति करता है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, देखिए दोनों गोलार्धों अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये धाराएं अर्थात ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ठंडी जलधाराओं की विशेषता क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। ये ठंडी जलधाराओं की विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे गर्म जलधाराओं के बारे में। तो देखिए, गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है।
देखिए ठंडी जलधाराएं तो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बहती है, जबकि गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ये धाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। देखिए गर्म जलधाराओं की विशेषता क्या है कि ये धाराएं दोनों गोलार्धों अर्थात उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है, पूर्वी किनारों पर बहती है, जबकि ठंडी जलधाराएं इन दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है और गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ये गर्म जलधाराओं की विशेषताएं हैं। अब हम प्रमुख महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात महासागरों में जो धाराएं बहती हैं उन प्रमुख महासागरीय धाराओं के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, इस महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अटलांटिक या अंध महासागर की धाराएं। देखिए अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसलिए हम सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की सबसे पहली धारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय या उत्तरी विषुवतीय गर्म जल धारा। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है गर्म जल धारा, अर्थात ये जलधारा गर्म है। वैसे भी जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये जो जलधारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय या उत्तरी विषुवतीय जलधारा, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गर्म जलधारा है। देखिए यह 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास भूमध्य रेखा के पास बहती है। देखिए जो उत्तरी भूमध्य रेखीय या उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा है ये भूमध्य रेखा के पास 5 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास बहती है। हम मैप में इसको देखते हैं तो देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है एस के आकार में जो महासागर है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इस महासागर को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये इस महासागर का उत्तरी भाग है, और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग जिसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर का नाम दिया गया है। तो हम सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ विषुवत रेखा के पास, देखिए इस विषुवत रेखा के पास 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये उत्तरी विषुवतीय धारा बहती है। ये पूर्व में, ये धारा देखिए पूर्व में अफ्रीका के पश्चिमी तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से, देखिए ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक, जो कैरेबियन द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इस धारा का उल्लेख, उत्तरी विषुवतीय जलधारा का उल्लेख सर्वप्रथम फिंडले ने 1853 में किया था। दूसरी धारा है एंटीलीज धारा। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की दूसरी प्रमुख धारा है एंटीलीज जलधारा। यह भी गर्म जलधारा है, एंटीलीज धारा भी गर्म जलधारा है। देखिए ब्राजील के साओ रोक अंतरीप के समीप दक्षिणी विषुवतीय धारा दो भागों में बट जाती है।
देखिए ये विषुवतीय धारा जो है अर्थात विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर वाले भाग में है उसे उत्तरी विषुवतीय धारा, और नीचे वाले भाग में इसे दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है ये इस ब्राजील के साओ रोक अंतरीप के पास यहाँ ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग तो ब्राजीलियन धारा के नाम से बहता है और दूसरा भाग इसकी जो उत्तरी शाखा है, देखिए उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा में मिलकर कैरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। देखिए दक्षिणी विषुवतीय धारा का उत्तरी भाग ऊपर चलकर उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाता है। यहाँ से उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाता है और उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ इन द्वीपों के कारण दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो कैरेबियन सागर से होते हुए युकाटन चैनल से अर्थात मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में जो जलसंधि है युकाटन चैनल, इससे प्रवेश करके मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और एक शाखा इस उत्तरी विषुवतीय धारा की एक शाखा यहाँ प्रवाहित होती है जिसे एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। ये एंटिलीज की धारा है। देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा का शेष भाग, एक भाग तो कैरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, जबकि इसका दूसरा भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती है जिसे एंटिलीज की धारा कहा जाता है। देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा का एक भाग जब इसमें दक्षिणी विषुवतीय धारा आकर मिलती है तो उसके बाद इसका एक भाग तो कैरेबियन सागर से होता हुआ मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है और दूसरा भाग इस पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होता है जिसे एंटिलीज की धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जब दक्षिणी विषुवतीय धारा उत्तरी विषुवतीय धारा में मिलती है तो इसका एक भाग, उत्तरी विषुवतीय धारा का एक भाग युकाटन चैनल से मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। तो यही धारा फ्लोरिडा धारा के नाम से जानी जाती है। देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा का ही विस्तार है जो युकाटन चैनल से होकर मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। देखिए दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ से दो भागों में बंटकर उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और उत्तरी विषुवतीय धारा का एक भाग कैरेबियन सागर से होता हुआ युकाटन चैनल से होता हुआ मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। तो ये जो भाग है इसे ही फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है। ये धारा ही फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। फ्लोरिडा की धारा देखिए यह भी गर्म जलधारा है, चूंकि ये उत्तरी विषुवतीय धारा का ही एक भाग है इसलिए यह धारा भी गर्म जलधारा है। यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हाल्टेरस अंतरीप तक बहती है। देखिए फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होती हुई, ये फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होती हुई ये हाल्टेरस अंतरीप तक बहती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारा है, गर्म पानी की धारा है। देखिए हाल्टेरस अंतरीप से ग्रांड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि उत्तरी विषुवतीय धारा दो भागों में बट जाती है, एक फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है एक भाग, और दूसरा भाग एंटिलीज की धारा के नाम से जाना जाता है। तो हाल्टेरस अंतरीप तक फ्लोरिडा की धारा बहती है, इसके बाद इसमें जब ये एंटिलीज की धारा मिल जाती है तो ये दोनों धाराएं मिलकर फ्लोरिडा की धारा और एंटिलीज की धारा मिलकर आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और गल्फ स्ट्रीम को ही खाड़ी की धारा कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम धारा को खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा को मेक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में गर्म जल प्राप्त होता है जिसको यह ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है। देखिए फ्लोरिडा की धारा हाल्टेरस अंतरीप तक बहती है, हाल्टेरस अंतरीप से आगे ग्रांड बैंक तक
जब इसमें एंटीलीज की धारा मिलती है तो यहाँ के बाद से इसे गल्फ स्ट्रीम, हार्टेरस अंतरीप के बाद से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और यह भी गर्म जलधारा है जो यह गर्म पानी को ठंडे क्षेत्रों में लेके जाती है। और गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा भी कहा जाता है और गल्फ स्ट्रीम बहुत तेज गति से बहने वाली धारा है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक धारा। देखिए, ग्रांड बैंक से दूर गल्फ स्ट्रीम पर पछुआ पवनों का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। देखिए, यहां तक हमें इस मैप में गल्फ स्ट्रीम धारा दिखाई दे रही है। गल्फ स्ट्रीम धारा जब ग्रांड बैंक के आसपास पहुंचती है, ग्रांड बैंक तक पहुंचती है, तो इसमें एक ठंडी जलधारा मिलती है, लेब्राडोर की धारा। उस ठंडी जलधारा के मिलने के कारण तथा पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण ये धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूर्व की ओर मुड़ने के बाद इसका एक भाग उत्तर की ओर बहने लग जाता है, जिसे उत्तरी अटलांटिक धारा कहा जाता है। ग्रांड बैंक से दूर गल्फ स्ट्रीम पर जब पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है तो यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पूर्व की ओर मुड़ने के बाद इसका एक भाग उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसे उत्तरी अटलांटिक धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है कनारी धारा। देखिए, कनारी धारा यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मंडेरिया से केप वर्ड द्वीपों के मध्य बहती है। कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मंडेरिया से केप वर्ड द्वीपों के मध्य बहती है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल यहां तक पहुंचने में ठंडी धारा में बदल जाता है। अर्थात गल्फ स्ट्रीम का एक भाग, हमने अभी देखा था कि गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उसका एक भाग उत्तर की ओर चला जाता है, जबकि दूसरा भाग पूर्व की ओर बहता हुआ दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो यहां तक आते आते, अर्थात उत्तरी अफ्रीका के पास आते आते गल्फ स्ट्रीम का जो गर्म जल था वो ठंडे में बदल जाता है, अर्थात कनारी जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। देखिए, ये कनारी जलधारा है। यह धारा अंत में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है और ये जो कनारी धारा है ये दक्षिण की ओर बहते बहते अंत में उत्तरी विषुवतीय धारा में ही मिल जाती है और इस धारा में मौसमी परिवर्तन होते हैं। कनारी धारा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस धारा में मौसमी परिवर्तन, मौसम के कारण परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, ये जो अभी हमने धाराएं देखी है कि ये उत्तरी विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिम बहती है। यहाँ पर जब ये आगे बहती है तो दो भागों में बढ़ती है, एक भाग फ्लोरिडा की धारा के नाम से और दूसरा भाग एंटीलीज की धारा के नाम से जाना जाता है। और जब ये एंटीलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा आपस में मिलती है तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे बढ़ती है और गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के कारण पूर्व की ओर मुड़कर वापस दक्षिण की ओर बहकर कनारी धारा के रूप में बहती हुई वापस उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। ये हमने पढ़ा है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की नेक्स्ट धारा है लेब्राडोर की ठंडी धारा। लेब्राडोर ठंडी धारा, देखिए, यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है जो बेफिन की खाड़ी से डेविस जलडमरू मध्य तक दक्षिण की ओर बहती है। देखिए, लेब्राडोर ठंडी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ये बेफिन की खाड़ी से, देखिए, बेफिन की खाड़ी से डेविस जलडमरू मध्य तक ये दक्षिण की ओर बहती है। यह धारा सागर तल को संतुलित करने का कार्य करती है और जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है ये सागर तल को संतुलित करती है। गर्म तथा ठंडे जल के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छाया रहता है। देखिए, जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है ये न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है और न्यू फाउंडलैंड के पास जब ये गल्फ स्ट्रीम में मिलती है तो गर्म व ठंडी जलराशि के मिलने के कारण न्यू फाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा, फोग का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। और यह अवस्था जब गर्म और ठंडी जलराशि मिलती है तो जब जो कोहरा छाता है यह अवस्था मत्स्य उद्योग के लिए आदर्श अवस्था
होती है। यहाँ पर जो मत्स्य बैंक पाया जाता है उसे ग्रांड बैंक कहा जाता है। देखिए, इन धाराओं के अलावा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सागर है जिसका नाम है सारगोसा या सारगेसो सागर। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी भूमध्य रेखीय धाराओं के चक्र के बीच में शांत जल के क्षेत्र को सारगोसा सागर कहते हैं। देखिए, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और कनारी धारा के बीच एक शांत जल क्षेत्र होता है, इसे सारगेसो या सारगोसा सागर कहा जाता है। और इसे सारगोसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तट पर समुद्री घास तैरती रहती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं। देखिए, पुर्तगाली भाषा में इस घास को सारगेसम कहा जाता है और सारगेसम घास के नाम पर, सारगेसम के नाम पर इस सागर का नाम सारगोसा सागर रखा गया है। सारगोसा सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। ये थी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब हम देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की पहली धारा है दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। देखिए, यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। देखिए, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और इसमें इस विषुवत रेखा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम जो धारा चलती है, ये दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है। देखिए, नेक्स्ट धारा है ब्राजील गर्म धारा। दक्षिणी विषुवतीय धारा पश्चिम में पहुंचकर ब्राजील के तट के साथ बहने लगती है। हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि दक्षिणी विषुवतीय धारा इस ब्राजील के साउरोक अंतरीप के पास दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और दूसरी शाखा ब्राजील के तट पर बहने, ब्राजीलियन धारा के नाम से बहने लगती है। यह भी गर्म जलधारा है और यह एक कमजोर धारा है, अर्थात इसकी गति कम होती है। नेक्स्ट है फाकलैंड ठंडी धारा। फाकलैंड ठंडी धारा तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए, ये ठंडी जलधारा है, इसलिए ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहेगी। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है फाकलैंड धारा। ये है फाकलैंड। ये फाकलैंड जलधारा अपने साथ अंटार्कटिका प्रदेश से हिमशिलाएं बहाकर लाती है। कि फाकलैंड जलधारा अंटार्कटिका प्रदेश से अपने साथ बर्फ के बड़े बड़ी शिलाएं या हिमखंड बहाकर लाती है। ये ठंडी जलधारा है। तो ये आगे चलकर ब्राजीलियन धारा में मिलती है। तो ब्राजीलियन गर्म जलधारा है और फाकलैंड ठंडी जलधारा है। इसलिए गर्म व ठंडे जल के मिलने से यहाँ भी कुहासा छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है। नेक्स्ट है बेंगुला ठंडी धारा। देखिए, यह अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहने वाली धारा है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली ठंडी धारा बेंगुला धारा है। ये है बेंगुला धारा। यह एक अनियमित एवं कमजोर धारा है। बेंगुला ठंडी धारा भी अनियमित और कमजोर धारा है। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट या दक्षिणी अटलांटिक धारा। देखिए, तीव्र पछुआ पवनों के प्रभाव से 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर जल प्रवाहित होता है। देखिए, तीव्र पछुआ पवनों के प्रभाव से 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से
पूर्व की ओर जल प्रवाहित होता है, जिसे दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में ब्राजील धारा का ही पूर्वी विस्तार है, किंतु इसकी प्रकृति बदल जाती है। देखिए यहां से जब दक्षिणी विषुवतीय धारा जब ब्राजीलियन धारा के रूप में बहती है और नीचे से फाकलैंड की ठंडी धारा जब इसमें मिलती है, तो यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और जब ये पूर्व की ओर मुड़कर बहती है तो इसे दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फाकलैंड की ठंडी जलधारा के मिलने के कारण और ये लगभग मध्य अक्षांशों में बहने के कारण ये जो जलधारा है, ये ठंडी ब्राजीलियन जो धारा है, ये ठंडी जलधारा में बदल जाती है। इसे ही दक्षिणी अटलांटिक धारा के नाम से जाना जाता है और यह ठंडी जलधारा है। ये थी अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।